Now we move towards the very important topic of the real analysis, that is sequence and series. First of all, we discuss the definition of the sequence. What is sequence? Sequence is a function whose domain is the set of natural number and whose range is contained in the set S. यहाँ पर हमारे पास तीन बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये कि हमारे पास सीक्वेंस होती क्या, ने क्या कहा कि सीक्वेंस जो है हमारे पास वो एक फंक्शन है, ठीक है। सेकंड थिंग कि वो किस तरह का फंक्शन है, उसकी जो डोमेन है वो होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और थर्ड थिंग कि उसकी जो है हमारे पास रेंज वो उसी सेट एस के अंदर कंटेन करती है जिसकी हम सीक्वेंस की बात कर रहे हों, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि सीक्वेंस हमारे पास होती क्या है। सीक्वेंस एक फंक्शन होती है, किस तरह का फंक्शन होती है, जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर हो और जिसकी रेंज उसी सेट के अंदर कंटेन कर रही हो एस के अंदर। ओके, अब हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की, क्योंकि हम जो है वो रियल एनालिसिस का कोर्स पढ़ रहे हैं तो हम रियल नंबर्स की सीक्वेंस जो है वो देख लगे कि वो क्या होगी, ठीक है। ये भी हमारे पास जो है बेसिकली सीक्वेंस की टाइप्स हैं, रियल सीक्वेंस, कम्प्लेक्स सीक्वेंसेस, ठीक है। लेकिन हमारे को उसमें रियल सीक्वेंसेस हैं तो हम इनको डिस्कस करेंगे। अब पहली बात तो ये कि सीक्वेंस जो है वो हमारे पास क्या है, फंक्शन है। फर्स्ट कंडीशन तो वही है हमारे पास कि सीक्वेंस फंक्शन है। सेकंड भी कि इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी, ठीक है। लेकिन इसकी रेंज अब जो है वो एस, वहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी सेट हो सकता था, अब ये जो है एस ये वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, ठीक है। मतलब इसकी रेंज जो है या तो रियल नंबर इटसेल्फ होंगी या रियल नंबर्स के अंदर कंटेन कर रही होगी, ठीक है। या तो उसका कोई सबसेट, और हर सेट जो है वो अपना सेट सबसेट भी होते हैं तो रियल नंबर्स इटसेल्फ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि सेट रियल सीक्वेंस हमारे पास किस तरह की सीक्वेंस हुई, एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी और रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। इस तरह अगर कम्प्लेक्स सीक्वेंसेस की बात करें तो उसमें डोमेन तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही रहती है लेकिन उसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स बन जाती है। ओके, अब हम फंक्शन नोटेशन जो है वो इसकी देखते हैं कि सीक्वेंस की फंक्शन नोटेशन जो है वो क्या है। अब अगर हम लोग जो है इसको फंक्शन में लिखें, एक्स हमने कोई भी फंक्शन ले लिया है, ठीक है, जिसकी जो मेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये रियल सीक्वेंस की हमने फंक्शन नोटेशन देख लिया। इसको हम इसके एलिमेंट्स को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्स एन। इसके इंडेक्स में एन जो है वो नेचुरल नंबर की कोरिस्पॉन्डिंग से आएगा कि कौन से नेचुरल नंबर की कोरिस्पॉन्डिंग से इसकी कौन सी टर्म है, ठीक है। रेदर देन यूजिंग द फंक्शन नोटेशन, हम इसकी फंक्शन नोटेशन जो है ये है, या तो हम इन दोनों में से कोई एक जो है इसकी नोटेशन हम यूज कर लेंगे। टर्म और एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस, द वैल्यू Sn also called the term or element of the set। बेसिकली जो भी हमारे पास उस सीक्वेंस के एलिमेंट्स या जो होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं सीक्वेंस की, उसको हम उस सीक्वेंस की टर्म्स या एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये एक्स एन की वेरिएशन, अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो वो फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। इसी तरह 2, 3, तो ये हम टेस्ट जो है अभी देख लेते हैं। सीक्वेंस की सबसे पहले जो है वो नोटेशन डिस्कस कर लेते हैं कि या तो हम कैपिटल एक्स यूज़ करते हैं जो हमने फंक्शन के लिए यूज़ किया था, या हम स्मॉल एक्स और इसके इंडेक्स में एन, ये बेसिकली टर्म को बता रहा है, ठीक है, nth टर्म की नोटेशन है। इस पर हम लोग पैरेंथेसिस यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम ये नोटेशन सीक्वेंस के लिए यूज़ करेंगे, या थर्ड वन बेसिकली ये सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम है, जस्ट हमने यहाँ पर जस्टिफिकेशन दे दी है कि एन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। और सीक्वेंस की डेफिनेशन से ही क्लियर है कि एन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो ज़्यादातर जो हम लोग यूज़ करेंगे नोटेशन वो यही यूज़ करेंगे। ओके, अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसकी नोटेशन के लिए ये पैरेंथेसिस क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इसके लिए सेट क्यों नहीं यूज़ करेंगे इसकी टर्म्स को लिखने के लिए, ठीक है। यूज ऑफ द पैरेंथेसिस हम क्यों कर रहे हैं, वी प्रीवियसली यूज पैरेंथेसिस टू एम्फसाइज द ऑर्डरिंग इंड्यूस्ड बाय द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द नेचुरल नंबर मैटर ऑफ द इम्पोर्टेंट। बेसिकली इन लाइंस का मतलब ये है कि हम पैरेंथेसिस इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस का जो है वो ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सीक्वेंस जो है वो एक ऐसा फंक्शन है, लेकिन ये वैल्यूज तो हमें सेट की फॉर्म में देगी ना, ठीक है। नेचुरल नंबर को जब हम मैप करेंगे रियल नंबर्स पे
तो हमें एक सेट जो है वो मिल जाता है। लेकिन हम इस पे सेट वाली जो है वो ब्रैकेट्स जो है वो नहीं यूज़ करते, हम इस पे पेरेंथेसिस इसलिए यूज़ करते हैं कि इनका जो है ऑर्डर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सीक्वेंस का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर हम आम सेट में देखें तो उसमें जो है वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओके, हम उस पर करली ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं और उस करली ब्रैकेट्स का मतलब है कि उसके लिए ऑर्डर जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता। यही चीज़ें जो हैं ये मैंने इसमें बताई हैं कि बेसिकली डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन एन इनफाइनाइट सेट एंड सीक्वेंस। ओके, इनफाइनाइट सेट और सीक्वेंस में हमारे पास डिफरेंस क्या है। अब कोई इनफाइनाइट सेट अगर होगा तो उसको हम इस तरह लिखते हैं, मतलब करली ब्रैकेट्स एक्स एन सच डेट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है और आपको पता है कि सेट में ऑर्डरिंग जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन सीक्वेंस के लिए हम पेरेंथेसिस इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इन दो चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना। अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं सीक्वेंस की। द सीक्वेंस x इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n, और यहाँ पर हमने n कहाँ से लिया हुआ है, नेचुरल नंबर से। हैज़ इनफाइनाइट मैनी टर्म्स डेट अल्टरनेटिव बिटवीन -1 एंड 1। अब देखें, ये हमने एक सीक्वेंस लिया है। ओके, और n जो है हमें पता है कि सीक्वेंस में कहाँ से होगा, नेचुरल नंबर से होगा। अब n की वेरिएशन जो है वो जैसे जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज़ आती जाएंगी, या -1 आएगा या 1 आएगा। जब n की वैल्यू इवन होगी तो हमारे पास 1 आएगा, जब n की वैल्यू ऑड होगी तो हमारे पास -1 आएगा। ठीक है, तो ये हमने लिखा है कि ये इससे हमारे पास दो ही अल्टरनेटिव टर्म्स बनेगी, या -1 या 1। तो ये बेसिकली हमारे पास ये जो सीक्वेंस हमने लिखी है ये एक सेट के इक्वल है -1 से 1 तक, which has only 2 elements. Set is a well-defined collection of the distinct elements, no repetition. Okay? हमें पता है कि सेट जो है वो क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होती है ना। तो इट मीन्स यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो इन्फाइनाइटली रिपीट तो हो रहे हैं क्योंकि n नेचुरल नंबर से है, तो ये इन्फाइनाइटली रिपीट तो होंगे -1 और 1, लेकिन सेट में हमारे पास रेपिटेशन अलाउ नहीं होती। तो ये सिर्फ दो एलिमेंट्स के सेट के इक्वल होगा जो कि क्या है, -1 और 1। इफ़ एनी एलिमेंट्स रिपीट, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट रिपीट करता है तो हम सिर्फ उसको एक दफ़ा ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो सीक्वेंस की हमने एग्जांपल देखी है ये जो है ये एक सेट के इक्वल है जो कि -1 और 1 है। नेक्स्ट देखते हैं सीक्वेंस बाय nth टर्म। ज़्यादातर हमारे पास जो सीक्वेंसेस हैं उनको हम उनकी nth टर्म से जो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या अगर हमें किसी सीक्वेंस की nth टर्म पता चल जाए तो हम वो पूरी की पूरी सीक्वेंस लिख सकते हैं। सीक्वेंस आफ्टर फाइंड बाय गिविंग अ फार्मूला फॉर द nth टर्म, और nth टर्म हमारे पास क्या होती है, xn। पहले भी आपको बताया था कि जब x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, जब x की जगह 2 पुट करेंगे सेकेंड टर्म। इसी तरह xn का क्या मतलब है कि nth टर्म। ओके, frequently it is convenient to list the term of a sequence in order, stopping when the rule of formulation seems evident. इसका मतलब ये है कि हम अक्सर जो है सीक्वेंस को उसकी nth टर्म से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जब हमें उसका रूल पता हो कि इस रूल की वजह से हम इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हम लोग एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अभी ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है, फॉर एग्जांपल दिस सीक्वेंस इज गिवन टू अस। इसकी जो है फर्स्ट टर्म मतलब x1 वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 के। x2 जो है वो किसके इक्वल है, 1/4 के। x3 हमारे पास है 1/6, x4 हमारे पास है 1/8। ये 4 टर्म्स हमें गिवन है, पहली 4 के टर्म्स। ठीक है, अभी ये कैसे पता चला कि ये पहली 4 है, क्योंकि ये पेरेंथेसिस हम यूज़ कर रहे हैं और ये ऑर्डर को ही बताती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट 4 टर्म्स है और ये हमें पता चला कि फर्स्ट वाली 1/2 है, सेकेंड वाली 1/4 है, थर्ड 1/6 एंड फोर्थ वन इज 1/8। A more satisfactory method is to specify the formula for the general terms. अब हमने इन पैटर्न को देखते हुए इसका कोई फार्मूला जनरेट करना है जिससे सारी की सारी जो है वो टर्म्स जो है हम फाइंड कर सकें। ओके, तो हम इसकी nth टर्म देखें। अगर हम देखें कि फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या हो रहा है कि ये इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1। ओके, सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 4 को। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 6, तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2। ओके, ये 2 × 3। और फोर्थ टर्म हमें क्या गिवन है 8, तो 8 को भी हम लिख सकते हैं 2 × 4। बेसिकली 2 जो है वो फिक्स है इन सब में और जो उसके साथ मल्टीप्लाई नंबर हो रहा है वो वेरी कर रहा है। ठीक है,
और वो कैसे वेरी कर रहा है, पहले हमारे पास 1 आया, 2, 3, 4, तो इट मीन्स कि हम इसके लिए ये अगर हम टर्म लिख लें 1/2 तो ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म बन जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है वो इसकी मदद से, इस रिलेशनशिप की मदद से डिफाइन हो सकती है। यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अगर हम n की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम n की जगह 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अगर हम n की जगह 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम n की जगह 4 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो ये हमने क्या किया, मतलब अगर सिर्फ एक ये nth टर्म ही गिवन हो हमारे पास तो हम पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, मोर सिंपली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2n, क्योंकि हमें अंडरस्टूड है कि सीक्वेंस है तो n नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। इन दोनों में से कोई एक नोटेशन यूज कर सकते हैं। ओके, इंडक्टिव और रिकर्सिव रिलेशन, एन अदर वे ऑफ डिफाइनिंग अ सीक्वेंस इज to specify the value of x1 and give a formula for obtaining xn plus 1 from x1 x2 up to so on. Okay, sequence defined in this manner are said to be inductively or recursively sequence. अच्छा, अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कि ये इंडक्टिवली और रिकर्सिवली इसका मतलब हमारे पास क्या है। इसमें दो चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि फर्स्ट वाली टर्म x1 हमें गिवन होगी, ओके, और सेकंड वन क्या है हमारे पास, गिवन अ फार्मूला टू ऑब्टेनिंग। एक तो x1 गिवन है और हमें फार्मूला गिवन होगा x1 प्लस 1 का, xn प्लस 1 का। ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो सकती है। अगर हमें x1 गिवन हो, मतलब उसकी फर्स्ट टर्म गिवन हो, और xn प्लस 1 का फार्मूला गिवन हो, तो फिर हम जो है ये सारी की सारी टर्म 1 बाय 1 फाइंड कर सकते हैं। x1 तो गिवन होगा, x2 फाइंड कर सकते हैं, xn तक सारी की सारी टर्म, x3 x4 अप टू सो ऑन xn तक सारी टर्म सीक्वेंस की फाइंड कर सकते हैं। अगर इस तरह की फॉर्म में हमें गिवन हो तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिवली सीक्वेंस। ओके, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ये चीज़ ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगी। अब ये हमने एग्जाम्पल कंसीडर की है, इसमें हमारे पास जो है सीक्वेंस की गिवन है 2n, और n कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, नेचुरल नंबर से। ये सीक्वेंस है इवन नंबर्स की। कैन आल्सो डिफाइन इंडक्टिवली बाय, अब इसको इंडक्टिवली वो कहते हैं कि डिफाइन हम कर सकते हैं। इंडक्टिवली कैसे कर सकते हैं, इंडक्टिवली में हमने कहा था कि पहले तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन हो, ठीक है, उसके बाद xn प्लस 1 गिवन हो, तो हम उससे प्रीवियस वाली सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब इसका रिलेशनशिप क्या है, ये इवन नंबर्स की सीक्वेंस है, तो हमें पता है कि इवन नंबर्स, अगर हमारे पास दो इवन नंबर्स का हम लोग डिफरेंस ले लें तो हमारे पास 2 आता है। इट मीन्स कि नेक्स्ट इवन नंबर पे हमें मूव करने के लिए हमें जो उससे पिछला इवन नंबर है अगर उसमें 2 हम ऐड कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने रिलेशनशिप जो है वो क्या कंस्ट्रक्ट कर लिया कि फर्स्ट टर्म तो 2 ले ली है, और रिलेशन हमने ये बना लिया है कि xn प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, xn प्लस 2 के। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ से सारे के सारे जो है वो इवन नंबर्स बनते हैं कि नहीं। अब नेक्स्ट मोटिव हमारा ये, तो देखें ज़रा, ये हमारे पास, लेट मी चेक, x1 जो है हमारे पास, सबसे पहले n की जगह 1 पुट करें यहाँ पर, इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये x1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास x1 प्लस 2 आ जाएगा, तो हमारे पास सेकेंड टर्म बेसिकली ये जो है x2 बन जाएगा 1 प्लस 1, तो हमारे पास सेकेंड टर्म क्या आ गई है 4। अब हम नेक्स्ट क्या करने लगे हैं कि n की जगह पुट करते हैं 2। जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू x3, मतलब इट मीन्स कि थर्ड वाली टर्म हमारे पास आएगी, और यहाँ पर x2 प्रीवियस वाली जो हमने टर्म फाइंड की थी वो यहाँ यूज़ हो जाएगी। अब ये 4 वाली वैल्यू अब हमने यहाँ यूज़ करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 प्लस 2, तो ये इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है 6। ओके, अब हमने नेक्स्ट में क्या करना है, अपने n की जगह 3 पुट करना है। जब n की जगह 3 पुट किया तो इट मीन्स हमारे पास फोर्थ वाली टर्म आएगी, और वो किसके इक्वल होगी, x3। इस रिलेशनशिप को यूज़ करके x3 प्लस 2, अब हमने उससे प्रीवियस वाली टर्म कौन सी यूज़ करनी है, ये 6 वाली वैल्यू जो x3 की वैल्यू थी, तो ये हमारे पास आ गई 8। इस तरह ये चलती जाएगी हमारे पास सीक्वेंस, और हमें पता चल गया कि हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है कि हम यूज़ कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को जो हम लोगों ने ये रिलेशनशिप लिखा था। इस रिलेशनशिप को यूज़ करके हमने सीक्वेंस की सारी टर्म्स बना सकते हैं इवन नंबर्स के लिए। ओके,
अब नेक्स्ट देखते हैं कि कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है। अगर हम बी कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, बी कोई भी रियल नंबर है, तो हमारे पास कोई एक ऐसी सीक्वेंस कैपिटल बी डिफाइन एज, बेसिकली ये जो हम साइन यूज़ करते हैं ना, दिस वन, ये इसका मतलब होता है डिफाइन एज। ओके, डिफाइन एज सीक्वेंस बी इज डिफाइन एज बी। अब इस सीक्वेंस में किस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं, बी 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 सारे जो हैं वो सेम ही कांस्टेंट ही बार बार बी ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऑल ऑफ दोस टर्म्स इक्वल टू बी, मीन इसकी सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो एक ही एलिमेंट बी ही आ रहा है, इस कॉल्ड द कांस्टेंट सीक्वेंस। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस की। अब ये हमने कांस्टेंट सीक्वेंस की एग्जांपल देखी है कि बेसिकली अगर हम ये सीक्वेंस ले लेंगे जिसमें सारी एलिमेंट्स की फर्स्ट टर्म भी वन हो, सेकंड वन, थर्ड वन, अप टू सो ऑन, मीन इसकी सारी की सारी टर्म्स ही वन है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ये एग्जांपल देखें तो इसमें इसकी सारी की सारी टर्म्स जो है वो क्या है, जीरो है। तो ये दोनों सीक्वेंसेस जो हैं ये कांस्टेंट सीक्वेंस की हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पावर सीक्वेंस क्या होती है। पावर सीक्वेंस किस तरह की हमारे पास होगी, अगर हम b इज डिफाइन एज b रेज टू पावर n। अब n कोई भी पावर है और b हमने कोई भी रियल नंबर लिया है, ठीक है, इज अ पावर सीक्वेंस। अब ये b n जो है ये नेगेटिव तो नहीं ना हो सकता, क्योंकि हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो n पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ओके, तो ये वही बेसिकली n है। तो इट मीन्स जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म डेट इज b। जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म b स्क्वायर, और जब n की जगह 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म b क्यूब। इसी तरह आप टू सोन चलते जाएंगे तो हम bn तक पहुंच जाएंगे। लेकिन नेचुरल नंबर जो है वो इनफाइनाइट है, ये n पे स्टॉप नहीं होगी, ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट ही है। ओके, तो ये सोन चलती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की सीक्वेंस जिसमें पावर जो है किसी एक कांस्टेंट की इंक्रीज होती जाए, इसको हम कहते हैं पावर सीक्वेंस, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। इन पर्टिकुलर केस फॉर b इज इक्वल टू 1/2 देन वी ऑब्टेन द सीक्वेंस। अच्छा, अब हमने b जो है वो कांस्टेंट, हमने कहा था b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो हमने b को कंसीडर कर लिया है कि वो 1/2 है। अगर b 1/2 है तो इसकी वजह से जो पावर सीक्वेंस बनेगी वो हमारे पास क्या आएगी, देखिए 1/b रेज़ टू पावर n, और ये n जो है वो नेचुरल नंबर से था, तो n की जगह 1 पुट करेंगे 1/2, अगर हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो 1/4, अगर n की जगह 3 पुट करेंगे तो 1/8। इसी तरह अप टू सोन ये n तक जाएगा तो वो 1/b रेज़ टू पावर n। ओके, तो ये हमारे पास अगर nth टर्म गिवन हो सिर्फ, तो हम पूरी की पूरी सीक्वेंस बना सकते हैं। यहाँ से भी हम वही रूल जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर की लास्ट जो टर्म हम डिफाइन करने लगे हैं वो है फैबियोनिक सीक्वेंस क्या होती है। इसमें बेसिकली हमने क्या करना है कि एक तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन होगी, इंडक्टिव डेफिनेशन ही हमने यूज़ करनी है। एक तो फर्स्ट टर्म यूज़ होगी, इंडक्टिव सीक्वेंस में हमारे पास क्या होता था, फर्स्ट टर्म गिवन होती थी, और दूसरी जो है वो fn+1 वाली टर्म गिवन होती, ठीक है। और उसमें हमारे पास जो है कंडीशन होती थी n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है n ग्रेटर और इक्वल टू 2, और यहाँ हमें एक टर्म की बजाय 2 टर्म्स गिवन होगी, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म्स गिवन होगी और उनकी वजह से हम बाकी की सारी उस सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो बना सकेंगे। मीन ये रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, ये बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हर 2 प्रीवियस जो टर्म्स हैं, इमीडिएटली जो प्रीवियस टर्म्स हैं उन दोनों का जो सम है वो मिलके थर्ड वाली टर्म बना रहा है fn+1 वाली, ठीक है। fn+1 से अगर हम प्रीवियस टर्म देखना चाहें तो वो होगी ये वाली fn, ठीक है, इसमें से एक कम। और इफ fn से भी प्रीवियस टर्म देखना चाहें तो वो fn-1 होगी। तो मतलब हर 2 प्रीवियस टर्म्स का सम जो है वो हमें उससे नेक्स्ट वाली टर्म दे देगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल से देखते हैं, उससे ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। अगर हमें कोई 2 टर्म्स जो हैं वो गिवन है, ठीक है, f1 भी क्या गिवन है, इसमें हमारे पास f1 जो है वो भी 1 है, ठीक है, और f2 जो है वो भी 1 है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने बाकी सारी की सारी टर्म्स बनानी है। सबसे पहले हम n की जगह, n मिनिमम कितना हो सकता है हमारे पास 2, ठीक है, तो n की जगह 2 पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो है ये थर्ड वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब ये थर्ड वाली टर्म बनेगी कैसे, f2+-1 हो जाएगा, और f2 हम उससे 2 प्रीवियस लेनी है ना, तो हम इन दोनों को यूज़ करके f1+f2 को यूज़ करके थर्ड वाली टर्म जो है वो हम डिफाइन कर ली कि 2 है, ठीक है, उससे प्रीवियस दोनों का सब। अब नेक्स्ट जो है f4 जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, जब n की जगह हम पुट करेंगे 4, n की जगह जब 4 पुट होगा
तो ये हमारे पास बेसिकली सम आ जाएगा F2 प्लस F3 का, और यहाँ से हमें नेक्स्ट टर्म मिल गई है 1 + 2 = 3। इसी तरह हम जो है इसकी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं 1/n n की प्लेस पे जैसे हमने नंबर रिप्लेस करना है और उससे प्रीवियस टू टर्म्स का सम लेना है। अब इस 2 का और इस 3 का सम आएगा F3 और F4 का F5 के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगी 5 वैल्यू, ठीक है। अब इसकी तरह अगर हमने F6 फाइंड करना है तो F6 में हमारे पास सम होगा F4 का। F4 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3, और F5 की वैल्यू 5। 3 और 5 का सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 8। इसी तरह अगर हमने F6 फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि F7 फाइंड करनी है। जब n की जगह 6 पुट करेंगे तो हमें ऐड करना पड़ेगा F5 और F6 को, ठीक है। F5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, और F5 की वैल्यू 5 है, और F6 की वैल्यू क्या है 8। इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 13, जो कि हमारे पास F6 होगी, ठीक है। इसी तरह हम इसकी 10 टर्म्स जो हैं वो मैंने लिखती हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि यही टर्म्स बनती हैं या नहीं। ओके, आज ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है सीक्वेंस की लिमिट्स और उसके कुछ रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब भी आप ये इंट्रोडक्शन जो है वो सीक्वेंसेस का आज हमने डिस्कस किया। होपफुली ये जो है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फीडबैक जो है वो कमेंट्स में ज़रूर